हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम 12th क्लास की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं जो इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित है, और इसमें हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, प्रवास के बारे में, माइग्रेशन के बारे में। तो इससे प्रीवियस सेशन में हमने जो माइग्रेशन की बेसिक जो डिटेल्स है उनके बारे में देखा था। इसमें हमने सबसे पहले जो प्रवास से संबंधित डाटा है जो भारतीय जनगणना में उनको कब कब इंक्लूड किया गया उसके बारे में देखा था। और उसके बाद में हमने जो प्रवास के जो कारण हैं, ठीक है, प्रवास की धाराएं हैं, उनके बारे में देखा। ये दो प्रकार के प्रवास होते हैं, एक तो अंतर्राज्यीय प्रवास होते हैं, दूसरा अंतर्राज्यीय प्रवास होता है। और किसी पर्टिकुलर जो अंतर्राज्यीय प्रवास की बात करें तो यहाँ पे जो चार स्ट्रीम है, प्रवास की चार धाराएं हैं, उनकी बात की थी हमने। और उसके बाद में जो प्रवास से संबंधित डाटा है, जो पड़ोसी देशों से इंडिया में जो लोग आए हैं अप्रवासी के रूप में, उनके बारे में देखा था। तो आज हम प्रवास के बारे में जो बचे टॉपिक हैं जिनमें प्रवास के कारण हैं, ठीक है, और प्रवास के स्थानिक विभिन्नताएं हैं, इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि प्रवास में स्थानिक विभिन्नता। अब स्थानिक विभिन्नता का क्या मतलब है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इत्यादि जैसे अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। प्रवासियों में महाराष्ट्र का सूची में प्रथम स्थान है। इसके बाद दिल्ली, गुजरात, हरियाणा आते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार वे राज्य हैं जहाँ से उत्प्रवासियों की संख्या अधिक है। अब आपको पता होगा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, या फिर कहने का मतलब रोजगार की अपॉर्चुनिटी और शिक्षा और स्वास्थ्य की जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो कौन कौन से स्टेट में है। तो महाराष्ट्र में रोजगार की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दिल्ली है, या फिर गुजरात है, हरियाणा है। इन राज्यों में क्या रोजगार के अच्छे संसाधन उपलब्ध है। और दूसरी तरफ इनमें जो हेल्थ सेक्टर है, जो मेडिकल सेक्टर है, और एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इन राज्यों में पॉपुलेशन भी कम है, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात है, हरियाणा है, दिल्ली तो एनसीआर है, उस वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इस वजह से यूपी और सॉरी महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात और हरियाणा में जो रोजगार के साधन अधिक है, और महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में पॉपुलेशन कम है एज कम्पेयर टू जो नेचुरल रिसोर्सेज है और मैन मेड रिसोर्सेज है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार में पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, इस वजह से यहाँ पे उत्प्रवास इन राज्यों से उत्प्रवास ज़्यादा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात है प्रवास के कारण। ठीक है, अब प्रवास के मेन क्या कारण हो सकते हैं उनको एक बार देखते हैं कि लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु लाखों लोग अपने जन्म के स्थान और निवास को छोड़ देते हैं। इसके विविध कारण हो सकते हैं जिन्हें वृहद रूप से दो संवर्गों में रखा जा सकता है। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमन जब चाहे अपनी जो जन्म स्थान है उसको छोड़ के चला जाए। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो कल्चर है, इंडिया में जो सोसाइटी है, यहाँ पे एक जो वैल्यू बोल दो या जो अच्छी बात है वो ये है कि आसानी से कोई भी व्यक्ति अपने जन्म स्थान को पैतृक स्थान को छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से ह्यूमन को माइग्रेट करना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो उसमें पहला है प्रतिकर्ष कारक, यानी पुश फैक्टर, जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान छुड़वाने का कारण बनते हैं। और दूसरा है अपकर्ष कारक, पुल फैक्टर, जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। अब प्रतिकर्ष का मतलब होता है, पुश का मतलब धक्का देना या बाहर निकालना किसी भी रीजन से व्यक्ति को किसी भी कारणवश। ठीक है, और अपकर्ष का मतलब है अपनी ओर खींचना, आकर्षित करना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पुल फैक्टर। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, जो पुल फैक्टर और जो पुश फैक्टर है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये पूछ लेंगे कि जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है, प्रवास से संबंधित है, या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मर्स ऋतु प्रवास है उससे संबंधित है, इस टाइप के एग्जाम दे देंगे, क्वेश्चन दे देंगे। तो आपको ये चीज़ थोड़ी बेसिक चीज़ें, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। अब भारत में जो इंडियन जो इकोनॉमी है या इंडियन जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे एक तो कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव है। ठीक है, अब कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होने का क्या मतलब है कि एक 5 हेक्टेयर का खेत है और किसी परिवार में
4 व्यक्ति काम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब एक सीजन में व्यक्ति इस खेत में यदि जरूरत तो 2 व्यक्ति की है, लेकिन यहाँ पे 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा व्यक्ति क्या करेंगे, किसी नज़दीकी शहरी रीजन में जाएंगे और वहाँ पे रोजगार करेंगे। दूसरा है गरीबी, यानी पॉवर्टी का मतलब है कि खान पान की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, और जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो बहुत कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और अच्छी शिक्षा के लिए और अच्छी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इस वजह से व्यक्ति रोजगार की तलाश में जाता है। फिर तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसी आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव में प्रवास करता है। इन कारकों के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष पैदा करते हैं। अब किसी भी रीजन में बाढ़ आ गई, ठीक है, तो व्यक्ति को अपने स्थायी निवास के लिए दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ेगा। सूखा हो गया या चक्रवाती तूफान आ गया, भूकंप है, सुनामी है, इत्यादि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, स्थानीय संघर्ष है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कहीं पर दंगे हो गए, ठीक है, सोशल अनरेस्ट हो गया, या जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई, ठीक है, तो इस वजह से भी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे स्थान पे मूव करते रहते हैं। दूसरी ओर अपकर्ष कारक जहाँ लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर्षित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीणीय सॉरी नगरीय क्षेत्रों की ओर अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक बेहतर अवसर, यानी जो अपॉर्चुनिटी है, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति है जिसने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन उसको एजुकेशन सेक्टर में अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो शहरी क्षेत्र में जाएगा, तो वहाँ पे उनको रोजगार मिलने के साथ में बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में नियमित काम का मिलना और अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन, ठीक है, तो ये दोनों चीजें। उसके बाद में शिक्षा के बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन के स्रोत इत्यादि भी काफी महत्वपूर्ण अपकर्ष के कारक है। तो एजुकेशन के साथ में क्या है, बेहतर स्वास्थ्य होगा, मतलब हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, और साथ में रिक्रिएशनल जो मूवमेंट है, यानी मनोरंजनात्मक व्यवस्था है, वो भी सिटी में अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल गार्डन हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, ठीक है, या जो हिस्टोरिकल पैलेस हो गए, मोन्यूमेंट हो गए, तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो सिटी में मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास के कारणों का अलग अलग परीक्षण कीजिए, ठीक है। अब पुरुषों का प्रवास करने का मुख्य कारण है कि वो रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, यानी उसकी फैमिली ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और वो सिटी क्षेत्र में जाता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रोजगार कमा के वापस गाँव आता है, ठीक है। दूसरी तरफ महिलाओं के प्रवास का कारण क्या है, कि पहला कारण तो ये है कि विवाह होने के बाद में फॉर एग्जांपल किसी महिला की शादी हो गई, ठीक है, किसी लड़की की शादी हो गई और वो किसी एक गांव से दूसरे गांव में गई, तो ये प्रवास हो गया। या फिर वो गांव से शहर में उसकी शादी हो गई, तो ये एक प्रवास हो गया। या फिर वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गई हो, ठीक है, तो इस वजह से दोनों के अलग अलग है, ठीक है। तो स्त्रियों का जो प्रवास है वो मुख्यतः मैरिज से संबंधित है, और पुरुषों का प्रवास है वो मुख्यतः रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चित्र दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, चित्र ये दे रखे हैं। पहला है कि पिछले निवास के अनुसार पुरुष प्रवास के कारण, ठीक है, और पिछले निवास के अनुसार स्त्री प्रवास के कारण। अब पुरुषों का प्रवास मैक्सिमम 34% हुआ है। किस वजह से हुआ है 34%, कि यहाँ पे एक मिनट, अन्य, ठीक है, अदर कारण है, लेकिन मेजर कारण कौन सा है, काम या रोजगार यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेजर जो पुरुषों के प्रवास का मेन कारण है रोजगार या काम की दशाएं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है परिवार के साथ जाना, ठीक है, ये है 20%। और उसके बाद में जो जन्म के बाद जाना, ठीक है, जन्म के बाद कहने का मतलब परिवार के साथ चले गए, या फिर जन्म के बाद कहीं गांव में पढ़ाई कर ली, एलिमेंट्री एजुकेशन गांव से ले ली, और फिर जो सीनियर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए सिटी में चले गए, ठीक है। तो उसके बाद में जो शिक्षा का प्रवास है, शिक्षा से संबंधित और व्यवसाय से संबंधित, वो 2-2% है, और विवाह से संबंधित है वो 4% है, ठीक है। तो आपको एक बात ये याद रखनी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रवास होता है वो बेसिकली काम और रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। और दूसरा मैक्सिमम जो जो मैक्सिमम प्रवास होता है पुरुषों का, वो होता है परिवार के साथ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा जन्म के बाद ये नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है इधर स्त्री प्रवास के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम है वो आप देख सकते हैं विवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज से रिलेटेड प्रवास होता है, ठीक है, 66%, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट जो हाईएस्ट प्रवास का कारण है वो है आपका
जो परिवार के साथ जाना, यानी कोई फैमिली है, किसी ए सिटी में जॉब करती है और वो ट्रांसफ़र हो गया उसका बी सिटी में, तो वो वहाँ पे चले जाएंगे, या फिर गांव से शहर में चला जाना परिवार के साथ में, ठीक है। तो इस वजह से तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। परिवार के साथ जाना, तो जो सेकंड कैटेगरी है वो दोनों में सिमिलर है, यानी परिवार के साथ जाना, तो पुरुष भी सबसे ज़्यादा 20% परिवार के साथ जाते हैं और महिलाएं भी 12% परिवार के साथ जाती है। लेकिन जो मेन कारण है उसमें 24% पुरुषों का है, वो काम एवं रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से, और महिला जो स्त्री प्रवास है उसमें 66% है, वो जो विवाह से संबंधित है, ठीक है। तो ये दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, चित्र के आधार पर यह देखा जा सकता है कि पुरुषों और स्त्रियों के लिए प्रवास के कारण भिन्न है। उदाहरण के तौर पर काम और रोजगार के पुरुष पर प्रवास का मुख्य कारण 26% रहे हैं, जबकि यही कारण केवल 2.3% स्त्रियों के लिए है। यानी स्त्रियां केवल काम और रोजगार के लिए 2.3% प्रवास करती है आउट ऑफ 100। इसके विपरीत 67% जो परसेंट स्त्रियां हैं वो विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर जाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। मेघालय इसका अपवाद है जहाँ पर स्थिति उलट है, ठीक है। तो मेघालय में क्या सिचुएशन होती होगी कि वहाँ पे जो लड़का है वो ससुराल में जाता है शादी के बाद में, ठीक है। शायद ऐसी सिस्टम है वहाँ पे, जो जो ट्राइबल कल्चर है उसमें ऐसा सिस्टम होता है कि लड़का शादी के बाद में ससुराल जाता है, ठीक है। और जैसा अपने जो राजस्थान है उत्तरी भारत में सिस्टम है कि शादी के बाद में लड़की को ससुराल जाना पड़ता है, तो मेघालय रीजन में वहाँ पे क्या होता है कि शादी के बाद में लड़का ससुराल जाता है, वहीं पे रहता है ससुराल वालों के साथ में, ठीक है। और फिर वहाँ पे लड़की का जो प्रभुत्व है वो कायम रहता है, ठीक है। तो इस वजह से ये उल्टा सिस्टम है, ठीक है। इन विवाह की तुलना इन विवाहों की तुलना में देश में पुरुष प्रवास केवल 4% है, ठीक है। यानी जो पुरुष माइग्रेंट होते हैं विवाह की वजह से वो सिर्फ 4% होते हैं, ठीक है। तो विवाह यहाँ पे 4% है। प्रवास के परिणाम, ठीक है। अब कारण तो हमें पता चल गया कि रोजगार की वजह से, शिक्षा है, विवाह है, इस वजह से प्रवास करते हैं। अब परिणाम क्या क्या है, ठीक है। इसमें पहला मुख्य परिणाम है, प्रवास क्षेत्रों पर प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। लोगों को कम अवसरों और कम सुरक्षा वाले स्थान से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थान की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। बदले में ये प्रवास के उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लिए लाभ और हानि दोनों उत्पन्न करता है। परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, जनांगीय के संदर्भ में देखा जा सकता है। अब भाई प्रवास होगा किसी भी पॉइंट ऑफ रीजन, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में प्रवास होगा, तो जो आर्थिक रूप से चेंजेज आएंगे, या फिर सामाजिक रूप से चेंजेज आएंगे, या सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो ये सारे चेंजेज कैसे आएंगे इनको एक बार देखते हैं। पहला है आर्थिक। उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य प्रवासियों द्वारा भेजी हुई हुड्डी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुड्डियां विदेशी विनिमय का प्रमुख स्रोतों में से एक है। पंजाब, केरला और तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुड्डियों की राशि बहुत थोड़ी होती है, किंतु ये उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हुड्डियों का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋण की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि, निवेश, गृह निर्माण इत्यादि में किया जाता है, ठीक है। तो अब एक बार इस चीज को देखते हैं कि ये एक्चुअली में हमने पैराग्राफ पढ़ा, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो हमने पढ़ी थी उद्गम क्षेत्र, ठीक है। अब उद्गम क्षेत्र कहाँ है, जहाँ से कोई व्यक्ति प्रवास करके किसी दूसरे बी लोकेशन पर गया है, ठीक है। तो उद्गम क्षेत्र में क्या चेंजेज आएंगे, आर्थिक कारण, आर्थिक परिणाम क्या होंगे कि कोई व्यक्ति है फॉर एग्जांपल इंडिया से अमेरिका में गया है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और वहाँ पे उसकी अच्छी खासी पैकेज है, मतलब 1 करोड़ पैकेज है उसका 1 साल का, ठीक है। तो वो क्या करेगा, माना कि वैसा 10 या 15 लाख रुपए उसके खर्च हो गए वहाँ पे अमेरिका में, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में। तो उसके बाद में जो 80 to 85 पर जो लाख जो बैलेंस बचा है उसके पास में, वो क्या करेगा, अपने इंडिया में भेजेगा अपने परिवार के लिए। तो इंडिया में भेजने से पहले क्या है कि वो पहले जो भारत का विदेशी विनिमय है, ठीक है, वो बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो ये जो इंडियन ट्रेजरी है, जो फॉरेन रिजर्व है इंडिया का, ठीक है, विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो बढ़ेगा, उसमें 85 लाख जो रुपये ऐड होंगे, ठीक है, डॉलर ऐड होंगे, सॉरी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उसकी सैलरी है वो 50 लाख डॉलर है, ठीक है। तो उसमें से जो 10 लाख डॉलर है उसने खर्च कर दिए, और जो 40 लाख डॉलर है उसके बचे हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन एक मान लेते हैं एस्टिमेट, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि जो 40 लाख डॉलर का विदेशी विनिमय इंडिया को प्राप्त हुआ, और उसके बाद में जो 40 लाख
जो डॉलर मिले थे उसको, उसके वापस जो इंडियन रुपए में कन्वर्ट करके उनके परिवार वालों को दिए, ठीक है। तो वो परिवार वाले उन पैसों का क्या करेंगे कि एक तो अपने जो भोजन से संबंधित जरूरतों को पूरा करेंगे, फिर कहीं से ऋण लिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना उससे पहले उसकी पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा हुआ था वो किसी से ऋण लिया था, बैंक से लोन लिया था, तो उसको चुकाएंगे। या फिर किसी परिवार में हेल्थ की प्रॉब्लम है तो उसको उपचार के लिए लेंगे, फिर मैरिज के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, ठीक है, उनके जो भाई बहन है या उनके बेटा बेटी है उनके एजुकेशन के लिए। फिर जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी है हमारी इंडिया की, तो थोड़ा पैसा मिलता है एडवांस, तो हम खेती में भी उस पैसे को लगा देते हैं, ठीक है, अच्छे आउटपुट के लिए। फिर गृह निर्माण, घर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे काम इन प्रवास के द्वारा जो भेजी गई मनी है उनके द्वारा होते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए ये हुड्डियां जीवनदायी रक्त काम करती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि विकास के लिए और उनकी हरित क्रांति कार्य योजना की सफलता के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो जो हरित क्रांति वाला रीजन है वहाँ पे जो सोर्स ऑफ इनकम था वो उस इनिशियल फेज में ये प्रवास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिली थी हुडियाँ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों को अति संकुलित कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियां यानी स्लम्स का विकास देश में अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम है। अब इस सब उद्गम पॉइंट के लिए तो पैसे मिलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस लोकेशन पर व्यक्ति गया है, फॉर एग्जांपल यूपी बिहार से कोई व्यक्ति महाराष्ट्र बॉम्बे में आया है, ठीक है, प्रवास के लिए, ठीक है, तो कमाई के लिए आया है, काम के लिए, तो वो क्या करेगा, जो अनियंत्रित महानगर है, ठीक है, जो महानगरों की पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, यानी अति संकुलित, यानी जो कहने का मतलब जो डेंसिटी है सिटी की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि जो महाराष्ट्र के जो सिटी है बॉम्बे है उसकी कैपेसिटी है भाई साहब 10 लाख लोगों की, और वहाँ पे 15 लाख लोग आ गए, तो जो अतिरिक्त 5 लाख लोग आए उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, स्वच्छ पानी की, उसके बाद में बिजली की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें अरेंज कहाँ से होंगी, तो फिर ये क्या स्लम्स जो गंदी बस्तियां हैं उनका निर्माण होता है, ठीक है। तो हमने जो 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन जो सेटलमेंट का, उसमें स्लम्स के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नेक्स्ट है जनांकी के परिणाम। जो पॉपुलेशन से संबंधित जो चेंजेज आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो क्या है, जिसमें है कि प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा आयु ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा आयु कुशल और दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनंकी के संगठन का प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यद्यपि उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न होते हैं जहाँ ये प्रवासी जाते हैं। प्रवासियों के उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात असंतुलित होने के क्या कारण है। अब ऐसा देखिए, दो तीन चीजें हैं, हमने जनांकी के परिणाम पढ़ा और इसमें हमने पढ़ा कि प्रवास की वजह से जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में प्रवास कर रहा है, ठीक है, और वो युवा वर्ग से, ठीक है, कहने का मतलब उनके माता पिता की एज है वो 55-60 के आसपास है, तो वो शहरी क्षेत्र में रोजगार के लिए जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो साल 2 साल में वापस आ जाएगा। तो जो ग्रामीण क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है उसकी जो वृद्धावस्था की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि युवा तो सारे रोजगार की तलाश में बाहर चले गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे जो वृद्ध आयु के जो व्यक्ति हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अधिकतर युवा व्यक्ति है वो शहर में चले जाते हैं, और ज्यादा जो संख्या है वो लड़कियों की रह जाती है पीछे। तो जो सेक्स रेशियो है वो ग्रामीण लेवल में, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, और सिटी रीजन में चले जाते हैं। वहीं पर सिटी रीजन में सेक्स रेशियो वो कम हो जाता है, लिंगानुपात क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो एक बैलेंस जो लिंगानुपात था वो गड़बड़ हो गया, किस वजह से कि बहुत सारे युवा है वो शहर में आकर रहने लग गए, ठीक है। तो इस वजह से भी जो लिंग अनुपात है वो असंतुलित हो जाता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से, फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चरल डेंसिटी है ग्रामीण क्षेत्र की वो बढ़ जाती है, ठीक है। कहने का मतलब जो
पर हेक्टर लैंड पे जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो कम हो जाता है। वहीं पे सिटी रीजन में ये जो रोजगार के अवसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारे जनसंख्या से संबंधित परिणाम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक परिणाम। अब प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। नवीन प्रौद्योगिकियां, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विसरण इन्हीं के माध्यम से होता है। अब इमेजिन कीजिए कोई व्यक्ति है, वो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में गया और वहाँ पे 5 साल तक रहा है वो व्यक्ति, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो शहर में जो नई प्रौद्योगिकी है, ये फॉर एग्जांपल बात करें तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या फिर जो रोबोटिक्स है, या फिर ऐसी जो एजुकेशन के सेक्टर में बहुत सारे जो रिवोल्यूशन हुए हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि मैं जिस गांव से आया हूँ वहाँ पे कहने का मतलब इतना एजुकेशन में एडवांसनेस नहीं है, लोगों में रोजगार के जो सॉरी एजुकेशन के सेक्टर में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है। लोग जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई करने के बाद में आफ्टर 12th या बीए करने के बाद में वो किसी प्राइवेट जॉब के लिए जो कम पैसे की हो उसके पीछे भागते हैं, ठीक है। लेकिन वो होते टैलेंटेड होशियार होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आगे उनके पास में पढ़ाई के ऑप्शन नहीं होते हैं, या फिर उनके पास में रिसोर्सेज नहीं होते हैं। इस वजह से वो क्या करता है, वापस गांव में जाके ये सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। और उसके बाद में जो बालिका शिक्षा है, ठीक है, उसको भी उस पर भी फोकस करता है। वो देखता है कि शहर में जो गर्ल्स है वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करती है और उसके बाद में प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी जॉब करती है, लेकिन वहीं पे ग्रामीण क्षेत्र में ये सिनेरियो थोड़ा उल्टा है, ठीक है। तो वो गांव में जाता है ना, तो कहीं दो चार नई बातें लेके जाता है जो सोसाइटी के नवाचार के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होती है, चाहे वो हेल्थ से हो, चाहे एजुकेशन से हो, चाहे बालिका शिक्षा से हो, ठीक है। तो या टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र में लेके जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, यानी वो जो सामाजिक परिवर्तन का अभिकर्ता होता है, ठीक है, मुखिया होता है। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर मिश्रण होता है। अब फॉर एग्जांपल राजस्थान के कोई गांव से बॉम्बे में कोई व्यक्ति जाके रह रहा है, उसी प्रकार पंजाब के कोई गांव से बॉम्बे में रह रहा है, यूपी के कोई गांव से रह रहा है, ठीक है, उधर साउथ से कर्नाटका से कोई व्यक्ति आया है, ठीक है। तो ये कितनी कल्चर एक साथ मिल रही है, ठीक है। राजस्थान मारवाड़ी कल्चर है, उसके बाद में जो पंजाब की जो कल्चर है अलग, ठीक है, सिख धर्म से संबंधित है। उसके बाद में बिहार, ठीक है, जो बौद्ध धर्म से मान लेते हैं कोई व्यक्ति है। और साउथ में जो जैन धर्म का कोई व्यक्ति है, या तमिल समुदाय का कोई वर्ग है, ठीक है, कोई व्यक्ति है वो आकर रह रहा है बॉम्बे में, ठीक है। तो इनकी सामाजिक जो वैल्यू है, उसके बाद में जो भाषाएं हैं इन सभी की अलग अलग, और उनके बाद में जो धार्मिक आस्थाएं हैं इन सभी की, तो ये एक जगह जाके मिल रही है, तो ये क्या है, अंतर मिश्रण हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि बाद में मारवाड़ी और जो पंजाब का कोई व्यक्ति आया हुआ है या साउथ का कोई व्यक्ति आया हुआ, उनके बेटा बेटी की शादी हो जाए बाद में 20 साल बाद में, ठीक है। तो आगे जाके ये जो सोशल जो असिमिलेशन होता है, यानी अंतर मिश्रण होता है सामाजिक संस्कृतियों का, ठीक है, तो ये आगे जाके बढ़ता है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीजें होती है। और नेक्स्ट है इनमें कि अंतर मिश्रण होता है, इसका संकीर्ण विचारों को भेजते हैं एवं मिश्र संस्कृति के उद्विकास में सकारात्मक योगदान देते हैं। ये अधिकतर लोगों के मानसिक क्षितिज को विस्तृत करता है, यानी जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में लोग कोपमंडू थे, वो कहने का मतलब इतना एक दूसरे की संस्कृति को इतना जानते नहीं थे, और जो खुद की संस्कृति थी उसको सर्वोपरि समझने लगते थे कि भाई हमारी संस्कृति महान है, से फलाना ढीमका। लेकिन वो बाद में जाते हैं और चार पांच अलग संस्कृति को देखते हैं, तो उनको पता चलता है कि हमारे जैसी और बहुत सारी संस्कृतियां हैं जो जिनके विचार अच्छे हैं, जिनकी वैल्यूज अच्छी है, या हो सकता है कि उनकी संस्कृति थोड़ी एडवांस हो, नवाचार हो, ठीक है। तो इस वजह से बाद में उनको जो संकीर्ण सोच होती है, मानसिक जो संकीर्णता होती है, वो ग्रोथ करती है, और उन सारी संस्कृतियों की जो अच्छी बातें होती है, बातें लगभग अच्छी होती है, तो वो इंक्लूड करते हैं, और फिर अपने अंतर्मन से उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं। तो उनकी जो मानसिक स्थिति को विस्तृत करते हैं, यानी जो संकीर्ण सोच थी पहले उसको बड़ी हो जाती है वो ऑटोमेटिक, ठीक है। किंतु इसके किंतु इसके गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक भी होते हैं, जो व्यक्ति में सामाजिक निर्वात और खिन्नता की भावना पर देता है। खिन्नता की सतत भावना लोगों को अपराध और औसत दुरुपयोग, ड्रग अब्यूज जैसी असामाजिक प्रक्रियाओं के
पास में फंसने के लिए अभिप्रेरित करती है। अब खिन्नता की भावना या सामाजिक निर्वात की भावना क्या होती है कि फॉर एग्जांपल कोई ग्रामीण क्षेत्र से कोई व्यक्ति सिटी में गया है और उसने दो तीन संस्कृतियों को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, उनको मतलब उनका मूल्यांकन किया है, और उसने क्या पाया है कि मेरे समाज में या मेरी संस्कृति में ये दो चीजें हैं पांच में से जो अच्छी नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी दूसरे जो संस्कृति में ये पांचों बातें उनकी अच्छी है, ठीक है, तो मेरे जो संस्कृति में ये दो बातें अच्छी क्यों नहीं है, चाहे वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर वो महिलाओं के संबंध में हो सकता है उनकी एजुकेशन के बारे में हो कि लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़की को घर के बाहर नहीं जाना देना चाहिए, ठीक है, या कहने को लड़की का कम उम्र में शादी कर देना, ये तो दो तीन चीजें हैं वो देखता है, और फिर दूसरी संस्कृति में देखता है कि दूसरी संस्कृति में लड़की को फुल फ्रीडम होती है, उनको पढ़ने की आज़ादी होती है, वो कहीं पे भी मतलब मन करता है तो घूम के आ जाती है मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो वो दूसरे सोसाइटी की वैल्यू देखता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं अपने समाज को अपनी संस्कृति को लेके एक जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है वो उभर कर आता है, तो फिर वो सोचता है कि मेरे समाज में भी ये जो फुल ऑफ फ्रीडम हो गर्ल्स को एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चीजें क्या है कि वो व्यक्ति बदल तो नहीं पाता है, ठीक है, एकदम अचानक समाज की जो वैल्यूज है वो अचानक नहीं बदली जाती है, एक जो प्रोसेस होती है उसमें सारी चीजें बदलती है, तो वो व्यक्ति क्या करता है फिर उसके बारे में ज़्यादा सोचने लग जाता है, और एंड में वो क्या करता है कि जो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, फिर ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है कभी कभी, ये नेगेटिव पॉइंट है प्रवास का। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरणीय परिणाम। ठीक है, तो अब पर्यावरणीय परिणाम क्या है कि ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुलन नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि बॉम्बे में 10 लाख की जगह है, वहाँ पे 15 लाख लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो उनमें जो एडिशनल 5 लाख लोग आए हैं उनके लिए रहने की, खाने की, पीने की, बिजली पानी व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर जो एडिशनल 5 लाख लोग आए हैं उनके लिए जो तो सारी व्यवस्थाएं करने के बाद में उनका जो आउटपुट है, कहने का मतलब फॉर एग्जांपल सीवेज ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें व्यवस्था करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो फिर क्या है कि सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती है, फिर वो लैंड डिग्रेडेशन होने लग जाता है, बीमारियों का घर हो जाता है सारा क्षेत्र है जो, ठीक है, तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम रहती है। अंततः इससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है और गंदी बस्तियां और सुंदर कॉलोनियों का निर्माण होता है, ठीक है। अब गंदी बस्तियां सुंदर कॉलोनियों का मतलब है कि लोगों की अनियंत्रित बढ़ती जनसंख्या के कारण वहाँ पे स्लम्स एरिया डेवलप होते हैं, स्लम्स एरिया जो हमने जो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि जो बॉम्बे की धारावी बस्ती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो हाई है, किसी भी रीजन की डेंसिटी वहाँ पे हाई है, उसके बाद में वहाँ पे स्वच्छ जल की कमी है, बिजली वहाँ पे है नहीं बिल्कुल ही, और उसके बाद में जो पीने का पानी है वो भी बिल्कुल नहीं है, और जो नालियाँ हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज लाइनें हैं वो सतह पर चलती है, गंदी जो नालियाँ होती है, ठीक है, उसी के पास में बच्चे खेलते हैं, और सारा जो पानी है और हवा दोनों शुद्ध है नहीं, ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण नगर भौमजल स्तर का अवक्षय, वायु प्रदूषण, वाहित मल से निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, यानी 10 लाख की जगह 15 लाख पॉपुलेशन आ गई, तो जो एडिशनल 5 लाख लोग हैं इनके जल की आपूर्ति के लिए भौमजल का स्तर का अवश्य होगा, कम होगा, भौमजल स्तर नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। उसके बाद में वायु प्रदूषण होगा, ठीक है, वाहित मल के निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याएं होगी। और उसके बाद में नेक्स्ट है अन्य प्रॉब्लम क्या है, सॉरी अन्य परिणाम कौन कौन से हैं। प्रवास विभाजनीय प्रवास को छोड़कर भी स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष वर्णात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती है, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। अब शारीरिक और मानसिक दबाव कैसे पड़ता है कि कोई व्यक्ति है जिसके 3 या 4 बच्चे हैं, मान लेते हैं 3 बच्चे हैं, मान लेते हैं, ठीक, 2 लड़कियां और एक लड़का, ठीक है, तो कोई व्यक्ति होता है वो क्या करता है सिटी में चला जाता है कमाने के लिए, पीछे उसके 2 लड़कियां और एक लड़का है, उसके पढ़ाई का, उसके जो पालन पोषण का सारा जो ध्यान है वो उसके जो वाइफ है वो करती है, ठीक है। तो अब वाइफ के ऊपर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है कि एक तो मेरे बच्चों का ध्यान रखना, उसके बाद में उसके खाने पीने की व्यवस्था करना, उसके बाद में उसकी पढ़ाई पर ध्यान देना, या फिर जो सामाजिक असामाजिक तत्व हैं उनसे उनको बचा के रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़का है तो लड़का किसी ऐसे लड़कों का साथ ना कर ले जो
कहने का मतलब उनका फ्यूचर कुछ डिसाइड ही नहीं है, ठीक है, या फिर कहने का मतलब ऐसे ड्रग्स टाइप के काम करने लग जाए, ड्रग्स लेने टाइप के, ठीक है, और लड़कियां हैं तो उनका भी जो परवरिश करना, तो ये सारी चीज़ें मेंटली और फिजिकली उनको कहीं ना कहीं भाग दौड़ करनी पड़ती है कि बच्चों की अच्छी परवरिश हो, शिक्षा अच्छी प्राप्त करे वो, ठीक है, जो भेजे गए पैसे हैं उनका अच्छे से यूटिलाइज हो, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं, एक प्रेशर रहता है, मेंटल प्रेशर रहता है, फिजिकली मेंटली, ठीक है। शिक्षा और रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को बढ़ावा देता है। अब शिक्षा और रोजगार के लिए कोई स्त्रियां, फॉर एग्जांपल गर्ल्स है, वो 12th के बाद में बीए बीएससी करने या उसकी जो हायर एजुकेशन के लिए वो सिटी में जाती है, तो उनको एक तो स्वायत्तता मिलती है, कहने का मतलब उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं, वो अपना स्तर पर खुद कमाना शुरू कर देती है, तो इस वजह से स्वायत्तता मिलती है। और अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका का मतलब है कि बाद में वो जो गर्ल्स है वो पढ़ने गई है, बाद में रोजगार करेगी, प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो वो किसी का बोझ नहीं बनेगी, कहने का मतलब उनके ससुराल वालों के भरोसे वो नहीं पलेगी बढ़ेगी, उनकी खुद का सोर्स ऑफ इनकम होगा तो वो खुद आगे बढ़ेगी लाइफ में। ठीक है। स्रोत प्रदेश स्रोत प्रदेश के दृष्टिकोण से ये हुडियाँ यानी रेमिटेंस प्रवास के प्रमुख लाभ है, तो मानव संसाधन विशेष रूप से कुशल लोगों का ह्रास उनकी गंभीर लागत है। गंभीर लागत का मतलब क्या है कि भारत से 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में गए हैं, ठीक है, वो कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से गए हैं, लेकिन इंडिया में उसी समय 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत थी इंडिया में, ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या है कि अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उनको 10 लाख रुपए वहाँ मिलते थे, तो भारत में वो केवल 5 लाख रुपए तक ही कमा पाते थे, ठीक है, तो 10 लाख में से 3 लाख उनके खर्च हो गए, 7 लाख बच गए, लेकिन इंडिया में रहते तो वो 3 लाख खर्च कर देते तो पीछे 2 लाख बचते थे, ठीक है, तो जो एडिशनल डिफरेंस है 5 लाख का वो वहां से गेन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो मानव संसाधन है, अब इंडिया को 10 ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत थी जो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से रेमिटेंस तो प्राप्त कर लेते हैं वो 7 लाख एडिशनल, ठीक है, लेकिन जो जो मानव संसाधन है इंडिया को जरूरत है, यदि ये 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया में रहते और किसी ऐसे कंप्यूटर या ऐसी चिप का निर्माण करते जिसका वर्ल्ड लेवल पर एक्सपोर्ट करके हम आमदनी कमा सकते थे, ठीक है, तो ये एक गंभीर समस्या है। उन्नत कुशलता का बाजार सही मायने में वैश्विक बाजार बन गया है, और सर्वाधिक गत्यात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं गरीब प्रदेशों से उच्च प्रशिक्षित व्यवसायों को समर्थ सार्थक अनुपातों में प्रवेश दे रही है और भर्ती कर रही है, यानी जो एडवांस्ड इकोनॉमी है, औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो क्या करती है, गरीब क्षेत्रों से जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनको उठाती है और अपने काम करवाती है, और उनको हायर पे लेवल पे उनको सैलरी देती है, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट है, परिणाम स्वरूप स्रोत प्रदेशों के वर्तमान अल्प अल्प विकास को बल मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से जो रेमिटेंस प्राप्त होते हैं उनको, वो ओरिजिनल से क्षेत्र में उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, कुछ भी बोल दो, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रवास से संबंधित मेन टॉपिक, और इसमें बेसिकली दो तीन बातें हैं इंपॉर्टेंट याद रखने की, एक तो ये प्रवास से संबंधित डाटा याद रखना, ठीक है, और दूसरा आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि जन्म के स्थान पर 2011 की जनगणना के अनुसार, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है, ये जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास के बारे में, और चौथी बात ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पांचवी एक ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है, और फिर बाकी प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक तो आप सभी को पता है क्या होते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो प्रवास के परिणाम है, कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं या अभिकथन और कारण के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और आने वाले सेशन में हम जो नेक्स्ट जो सेशन है हमारा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है, थैंक यू।